Okay students, so we have seen about the illegal and irregular share allotment. So now our next topic is what is the difference between irregular and illegal share allotment. हम कब बोलेंगे कि वो allotment irregular है और illegal है, तो उसमें slight difference है जो हम देखते हैं. वो difference हम 5 bases के according देखेंगे कि फर्स्ट आता है मीनिंग, तो दोनों में क्या डिफरेंस है मीनिंग के अकॉर्डिंग. देन आता है सर्कमस्टेंसेस, देन आती है इफेक्ट ऑन मेंबरशिप एंड लास्ट इज लायबिलिटीज. तो ये कुछ पेजेस है, उस पेजेस पे हम दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे. फर्स्ट पेज है हमारा मीनिंग. तो फर्स्ट हम लेते हैं इलीगल और इरेगुलर शेयर अलॉटमेंट का मीनिंग. तो share allotment made by violating provision of Companies Act regarding regular share allotment is called irregular share allotment. तो irregular share allotment कब बनता है, तो Companies Act के provisions है share allotment के लिए, वो अगर ये fulfill ना हो तो वो irregular share allotment होगा. वो provisions हमने देखे थे कि कंपनीज को पहले प्रोस्पेक्टस बाहर निकालना होता है, प्रोस्पेक्टस में पूरी इनविटेशन इफ ना हो तो इरेगुलर बन जाता है. तो वो सब हुआ इरेगुलर शेयर अलॉटमेंट के बारे में. देन नेक्स्ट आता है इलीगल शेयर अलॉटमेंट. तो इलीगल हम किसे बोलेंगे, व्हाइल वायोलेटिंग द प्रोविजन ऑफ लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड कंपनीज एक्ट. तो यहाँ पे दो एक्ट कंसीडर में लिए है. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो हमने इलीगल में पढ़ा था कि कंपनी और शेयर होल्डर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो होगा तो उसके भी एलिमेंट होते, उसके प्रोविजंस होते. अगर वो प्रोविजन फुलफिल ना हो तो वो अलॉटमेंट इलीगल बन जाता है. तो वैसे ही वायोलेटिंग द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड कंपनीज एक्ट. कंपनीज एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजन अगर कंपनी फुलफिल नहीं करती है तो वो इलीगल शेयर अलॉटमेंट होगा. हम फिर से देखते हैं मीनिंग में. शेयर अलॉटमेंट इरेगुलर कब बनता है, तो प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट फुलफिल ना हो तो. और इलीगल कब बनता है, जब कंपनीज एक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजन फुलफिल ना हो तब. अब देखते हैं नेक्स्ट बेस हमारा डिफरेंशिएशन के लिए, वो है सर्कमस्टेंसेस. तो किन सर्कमस्टेंसेस में हम इरेगुलर इलीगल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं. तो इन इरेगुलर अलॉटमेंट इट इज मेड बिफोर रजिस्टरिंग प्रोस्पेक्टस एप्लीकेशन मनी नॉट रिसीव मिनिमम सब्सक्रिप्शन नॉट डन. तो ये जो सर्कमस्टेंसेस है, तो उस सर्कमस्टेंसेस में जो अलॉटमेंट होगा उसे हम बोलेंगे इरेगुलर अलॉटमेंट. पहले से देखते हैं. तो प्रोस्पेक्टस रजिस्टर नहीं किया गया, आरओसी में प्रोस्पेक्टस पहले सेंड किया जाता है, तो वो अगर ये फुलफिल नहीं हुआ हो तो वो भी एक सर्कमस्टेंसेस है इरेगुलर शेयर अलॉटमेंट के लिए. देन एप्लीकेशन मनी नॉट रिसीव. एप्लीकेशन मनी आई ही नहीं है, उससे पहले शेयर अलॉटमेंट हो गया, आसपा प्रोसीजर के थ्रू शेयर एप्लीकेशन नहीं आई है. देन एस्क्रो बैंक अकाउंट कंपनी ने ओपन नहीं किया है. तो ये सारी सर्कमस्टेंसेस है. देन नेक्स्ट है मिनिमम सब्सक्रिप्शन नॉट डन. तो हमने पहले देखा था कि 90% सब्सक्रिप्शन रिक्वायर है, तो अगर वो सब्सक्रिप्शन नहीं आया है तो भी वो इरेगुलर शेयर अलॉटमेंट होगा. व्हाइल इन इलीगल अलॉटमेंट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज एब्सेंट. तो हमने इलीगल शेयर अलॉटमेंट में देखा था कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजन अगर फुलफिल ना हो तो वो इलीगल अलॉटमेंट बनेगा. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस में हमने क्या देखा था कि कॉन्ट्रैक्ट में एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, वो होता है ऑफर, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर, कंसिडरेशन. तो ये अगर एलिमेंट फुलफिल ना हो तो वो इलीगल अलॉटमेंट बनता है. देन हमारा नेक्स्ट बेस है इफेक्ट, कि इसकी इफेक्ट क्या आती है, इरेगुलर एंड इलीगल शेयर अलॉटमेंट की इफेक्ट क्या आती है और दोनों में डिफरेंशिएशन क्या है. तो इरेगुलर अलॉटमेंट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ शेयर होल्डर. तो इरेगुलर अलॉटमेंट में वी हैव सीन दैट कि शेयर होल्डर चाहे तो वो अलॉटमेंट वॉइड करवा सकता है और नहीं चाहे तो वो अलॉटमेंट रेक्टिफाई हो सकता है. कंपनी के द्वारा कंपनी वो
अलॉटमेंट रेक्टिफाई कर सकती है, बट अगर शेयर होल्डर चाहे तो वो अलॉटमेंट कैंसल करवा सकता है, बट इट इज एट अ ऑप्शन ऑफ शेयर होल्डर। शेयर होल्डर चाहे तो इन इरेग्युलर अलॉटमेंट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इलीगल अलॉटमेंट। तो इलीगल अलॉटमेंट में क्या होता है, तो इलीगल अलॉटमेंट में शेयर होल्डर को कैंसिल करवाने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है, बिकॉज इट इज वॉइड फ्रॉम बिगिनिंग इटसेल्फ। हमने इलीगल शेयर अलॉटमेंट में देखा था कि इलीगल शेयर अलॉटमेंट बिगिनिंग से ही वॉइड कहलाएगा, मतलब उसको कैंसिल करवाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो पहले से ही वॉइड है। ओके, तो हमने डिफरेंशिएशन देखा कि इरेग्युलर में क्या होता है, अगर शेयर होल्डर चाहे तो वॉइड करवा सकता है, व्हाइल इन इलीगल वो पहले से ही वॉइड होता है। अब नेक्स्ट हमारा बेस है इफेक्ट ऑन मेंबरशिप। ओके, तो मेंबरशिप पे क्या इफेक्ट आती है, ये दोनों टाइप के शेयर अलॉटमेंट की। तो फर्स्ट है इन इरेग्युलर अलॉटमेंट मेंबरशिप एंड्स बाय एलिमिनेटिंग नेम ऑफ शेयर होल्डर फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स इफ अलॉटमेंट कंसिडर वॉइड। तो इरेग्युलर शेयर अलॉटमेंट में हमने देखा कि शेयर होल्डर इफ चाहे तो वो अलॉटमेंट वॉइड करवा सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड करवा सकता है और कैंसिल करवा सकता है। तो अगर इफ उसने वॉइड करवा दिया है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया है, तो रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी में से उसका नाम क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। वो शेयर होल्डर का नाम एलिमिनेट हो जाएगा और सारे शेयर होल्डर्स का नाम एलिमिनेट हो जाएगा। While in illegal allotment there is no question of cancellation as membership has not been avoided. We have seen that illegal allotment is void from the beginning. तो वो ऑलरेडी void है, तो उसमें मेंबरशिप का क्वेश्चन अराइज ही नहीं होता, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं है, पहले से ही void है, तो मेंबरशिप कैसे अलॉट की गई होगी। ओके, देन हमारा नेक्स्ट है लायबिलिटी। तो इन इरेग्युलर अलॉटमेंट रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर ऑफ द कंपनी फॉर इरेग्युलर अलॉटमेंट आर लायबल टू कंपेंसेट द लॉस टू कंपनी एंड शेयर होल्डर्स। ओके, इरेग्युलर अलॉटमेंट में जो भी ऑफिसर ने इरेग्युलर अलॉटमेंट या फिर कंपनीज के एक्ट के प्रोविजन को फुलफिल नहीं किया होगा, जो भी ऑफिसर की गलती इसमें प्रूव हुई होगी, वो ऑफिसर लायबल होगा किसको, कंपनी को और शेयर होल्डर को। जो भी कंपनी को लॉस हुआ होगा या फिर शेयर होल्डर को जो भी लॉस हुआ होगा, उसे कंपेंसेट कौन करेगा, लायबल रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर। जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर होगा ये इरेग्युलर शेयर अलॉटमेंट के रिगार्डिंग। ओके, और फिर आता है कि डायरेक्टर्स। तो डायरेक्टर्स इज ऑल्सो पर्सनली, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज पर्सनली लायबल फॉर द लॉस ऑफ शेयर होल्डर इन इरेग्युलर शेयर अलॉटमेंट। तो शेयर होल्डर जो होते हैं कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वो भी पर्सनली लायबल होते हैं किसको, टू द लॉस ऑफ शेयर होल्डर। इन इलीगल अलॉटमेंट नो सच स्टेप इज रिक्वायर्ड एज देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। वहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ है, तो फिर कंपेंसेट की बात ही कहाँ आती है। कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो तो कोई ट्रांजैक्शन होता है, यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्ट पहले से वॉइड ही है, तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन अराइज नहीं होता है। ओके, तो ये हमने देखा डिफरेंशिएशन बिटवीन इलीगल एंड इरेग्युलर शेयर अलॉटमेंट ऑन मीनिंग basis, on circumstances basis, on effect basis, and effect on membership, and last is liability. Okay students, so after watching illegal and irregular share allotment, our next topic is renunciation of shares. Okay, तो renunciation of share किसे कहते हैं, उससे पहले हम देखते हैं राइट शेयर्स। तो राइट शेयर किसे बोलते हैं, तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इफ शेयर इशू किए जाए तो उसे बोलेंगे राइट शेयर। बट राइट शेयर में एक डिफरेंशिएशन क्या होता है बोनस शेयर और राइट शेयर में, कि वो शेयर होल्डर पे होता है कि उसे राइट चाहिए या नहीं, उसे वो शेयर चाहिए या नहीं। अगर वो शेयर होल्डर जो होगा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, उसे अगर इफ वो राइट शेयर नहीं चाहिए होगा तो वो उसे
मना भी कर सकता है। तो राइट शेयर क्या हुआ, तो कंपनी ने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को राइट दिया शेयर परचेज करने के लिए, बट वो शेयर होल्डर नहीं चाहता वो शेयर, तो वो उसे डेनी भी कर सकता है। तो वो हुआ राइट शेयर। अब हम देखते हैं कि रिनाउंसिएशन ऑफ शेयर्स क्या होता है। रिनाउंसिएशन किसे बोलते हैं, तो रिनाउंसिएशन ऑफ शेयर मतलब renunciation is a process where an existing shareholder can give up some or all shares offered as right share to him in favor of another person। तो राइट शेयर की हमने डेफिनेशन देखी। अब रिनाउंसिएशन ऑफ शेयर क्या होता है, तो कंपनी जब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को राइट शेयर इशू करती है, मतलब राइट देती है शेयर को परचेज करने के लिए। अब जो वो शेयर होल्डर होगा उसे वो शेयर नहीं चाहिए होंगे, और उसे जो शेयर इशू किए गए हैं अगर उसमें से उसको पार्टली शेयर नहीं चाहिए, पार्टली उसको रखना है और आधे शेयर नहीं चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो शेयर किसी और पर्सन को ऑफर करेगा, मतलब किसी थर्ड पार्टी को वो शेयर रिनाउंशिएट करेगा, मतलब वो अपना पार्ट गिव अप करेगा और किसी अदर पर्सन को वो ऑफर करेगा। वो अदर पर्सन ऑलरेडी शेयर होल्डर नहीं होगा। तो ये हुआ रिनाउंसिएशन ऑफ शेयर। एक एग्जांपल लेते हैं कि जो ऑलरेडी शेयर होल्डर था कंपनी का, तब कंपनी ने क्या किया, ये पर्सन तो ऑलरेडी शेयर होल्डर था, इसके पास शेयर थे। अब कंपनी ने क्या किया, फिर से उसको 100 शेयर इश्यू किए एज अ राइट शेयर। 100 शेयर किसे दिए, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। अब ये जो शेयर होल्डर है उसे इतने शेयर नहीं चाहिए, तो वो क्या करता है, 50 शेयर रखता है अपने पास। 50 शेयर्स वो रखेगा और एक्स्ट्रा 50 शेयर्स उसके फ्रेंड को देता है। तो यहाँ पे ये शेयर होल्डर ने ये जो प्रोसेस की, अपने शेयर गिव अप किए और दूसरी पार्टी को दिए, दूसरे पर्सन और थर्ड पर्सन को दिए, तो उसे बोलते हैं रिनाउंसिएशन ऑफ शेयर, अपने शेयर गिव अप करना। बट कैसे शेयर, राइट शेयर, वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होना चाहिए और उसे अपने शेयर नहीं, अगर वो पर्सन अपने 100 शेयर रिनाउंशिएट करना चाहते हैं तो वो अपने 100 शेयर भी किसी और पर्सन को दे सकता है। वो शेयर होल्डर जो होगा उसकी मर्जी होगी कि उसे कितने शेयर चाहिए, वो सारे शेयर देना चाहता है या फिर कुछ शेयर अपने पास भी रखता है। तो ये हुआ कॉन्सेप्ट अबाउट रिनाउंसिएशन ऑफ शेयर। उसकी डेफिनेशन हम फिर से देखते हैं कि रिनाउंसिएशन इज अ प्रोसेस वेयर एन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कैन गिव अप सम और all shares offered as right share to him in favor of another person, किसी दूसरे पर्सन को वो फेवर करता है। Shareholder have to fill a form called the letter of renunciation। अब शेयर होल्डर को क्या करना होता है कि उसे रिनाउंसिएशन ऑफ शेयर्स करना है, तो उसे लेटर ऑफ रिनाउंसिएशन फिलअप करना होगा। Okay, companies makes provision for this in the articles. Letter of renunciation is enclosed with allotment letter। तो जब कंपनी राइट शेयर होल्डर को देती है, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर था उसे राइट शेयर देती है, तो शेयर अलॉटमेंट लेटर देती है। ये लेटर कंपनी शेयर होल्डर को देती है और उसके साथ अटैच क्या होता है, रिनाउंसिएशन लेटर। तो अगर शेयर होल्डर वो शेयर परचेज करना चाहता है तो वो कौन सा फॉर्म फिलअप करेगा, अलॉटमेंट वाला। और अगर जो शेयर होल्डर होगा उसे वो शेयर नहीं चाहिए होंगे, किसी और पर्सन को देने हैं, तो
तो उसे ये फॉर्म फिल करना होगा और कंपनी को रिटर्न करना होगा। और यहाँ पे एक पॉइंट है कि कंपनीज मेक प्रोविजन फॉर दिस इन द आर्टिकल्स। जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन की तरह वर्क करते हैं कंपनी के लिए, उसमें रिनाउंसिएशन के लिए प्रोविजन होंगे। मतलब कंपनी को जब रिनाउंसिएशन ऑफ लेटर और वो सब ट्रांजेक्शन करने होंगे तो उसे वो प्रोविजन फुलफिल करने होंगे जो आर्टिकल्स में लिखे होंगे। ओके, तो अब लेटर ऑफ रिनाउंसिएशन देखा हमने, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कि वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक लेटर ऑफ रिनाउंसिएशन एंड रिक्वेस्ट फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो लेटर ऑफ रिनाउंसिएशन, तो in this original shareholder signs and states that he want to renunciate some or all of his share in favor of another person। जो फर्स्ट लेटर होता है, लेटर ऑफ रिनाउंसिएशन, उसमें क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर था वो साइन करेगा और ये स्टेट करता है, मतलब ये साइन करके ये प्रूव करता है कि वो अपने जो राइट शेयर उसे मिले हैं वो उसे गिव अप करता है और किसी थर्ड पर्सन को वो अलाउ करता है उसे परचेज करने के लिए। तो वो ये डॉक्यूमेंट साइन करता है और देन उसके बाद वो इसे कंपनी को रिटर्न करता है। देन लेटर ऑफ रिनाउंसिएशन में हमने देखा दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमने देखा, नेक्स्ट पार्ट है रिक्वेस्ट फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। द पर्सन इन हुज फेवर्स शेयर्स renunciated signs and requests the company to allot shares to him। लेटर ऑफ रिनाउंसिएशन जब शेयर होल्डर, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर साइन करता है, उसके बाद क्या होता है, जिस भी पर्सन को ये शेयर मिले होंगे, मतलब हमने ये एग्जांपल में देखा कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर था वो अपने फ्रेंड को शेयर देता है, तो वो जो फ्रेंड होगा अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि उसे वो डॉक्यूमेंट साइन करके कंपनी को देना होता है, रिक्वेस्ट करनी होती है कंपनी को फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। पहले कौन सा कंसिडरेशन में आता है, पहले शेयर होल्डर डॉक्यूमेंट साइन करता है लेटर ऑफ रिनाउंसिएशन, फॉर दैट ही वांट टू रिनाउंसिएट सम ऑफ ऑल हिज शेयर्स इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन। और उसके बाद कौन कंसिडरेशन में आता है, उसका फ्रेंड जिसको शेयर चाहिए, जिसको शेयर मिलेंगे, तो वो डॉक्यूमेंट साइन करता है फॉर द रिक्वेस्ट टू कंपनी टू अलॉट शेयर्स टू हिम। ओके, तो ये हुआ, दो पार्ट हुए रिनाउंसिएशन लेटर के। अब कंपनी डिसाइड द टाइम लिमिट फॉर सेंडिंग द रिनाउंसिएशन लेटर। अब जो ये हमने रिनाउंसिएशन लेटर देखा, तो हमने देखा कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर उसे साइन करता है, तो उसके बाद वो शेयर होल्डर वो लेटर किसे देगा, कंपनी को, और उसके लिए एक फिक्स टाइम पीरियड होगा। फॉर एग्जांपल 1 वीक एक टाइम पीरियड है, तो शेयर होल्डर को उस टाइम पीरियड के बीच में कंपनी को डॉक्यूमेंट साइन करके रिनाउंसिएशन लेटर सेंड करना होता है। तो अगर 1 वीक के अंदर कंपनी को वो लेटर दे देता है, तो उसके बाद कंपनी क्या करेगी, शेयर अलॉट करेगी, किसे, उसके फ्रेंड को, और अ पर्सन इन फेवर हुज शेयर्स आर रिनाउंसिएटेड। हमने यहाँ पे फ्रेंड क्यों लिखा है, तो हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था फ्रेंड का, इसलिए, और अ थर्ड पर्सन। तो कंपनी अब उसके फ्रेंड को शेयर अलॉट करेगी और उसका नेम कहाँ पे आएगा, रजिस्ट्रार ऑफ मेंबर्स में शेयर होल्डर का नेम ऐड हो जाएगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हुआ रिनाउंसिएशन ऑफ शेयर। इसे देखते हैं, रिनाउंसिएशन ऑफ शेयर मतलब जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होता है, जिसे राइट शेयर इश्यू किए गए होते हैं, वो अपना जो शेयर होता है वो गिव अप करता है और किसी थर्ड पर्सन को अलाउ करता है शेयर परचेज करने के लिए। तो ये है रिनाउंसिएशन ऑफ शेयर्स।